Hello everyone. In the previous video we had a discussion regarding the time complexity analysis of a program or an algorithm. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर हमें दो प्रोग्राम्स को कंपेयर करना है तो उनको हम किस किस क्राइटेरियाज के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, जहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी क्राइटेरियाज हमारे पास एग्जिस्टिंग है उन सभी में से दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है हमारे पास। पहला क्राइटेरिया है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। अब समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन है तो उसमें से रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। और उस वीडियो में काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया नीचे कि सर क्या आप इसको प्रोग्रामिक वे के अंदर यानी किसी प्रोग्राम के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को किसी प्रोग्रामिक वे में समझा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दैट सेम वीडियो। एक वीडियो के अंदर सभी इंक्लूड करना मुश्किल था बिकॉज पहला जो वीडियो था वो 2 घंटे के आसपास का वीडियो था और ये वाला वीडियो भी आपके पास लगभग 1 या 2 घंटे के आसपास का ये वाला वीडियो भी होगा। अब इस वीडियो के अंदर भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं ये रिलेट करूँगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन है, उसको आप किसी प्रोग्राम के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे बता पाते हैं कि उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा। और अभी जो मैं एग्जांपल्स लूँगा वो सभी मैं इस बुक में से ही सारे एग्जांपल्स लूँगा मैं, विच इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बुक बताया था, इस बुक से ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस समय पर। कॉर्मन बुक, इस समय पर मैंने उस कॉर्मन बुक से एग्जांपल नहीं लिए, तो बीच बीच में कहीं पर जब भी मैं एग्जांपल कॉर्मन बुक से लूँगा तो आपको मैं कॉर्मन के बारे में बताऊँगा। तो हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले देखो रेट ऑफ ग्रोथ जो हमें डिस्कशन कर रहे थे हम लोग पिछले वीडियो के अंदर, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है अलग अलग फंक्शंस की रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग हो सकती है कि कौन फंक्शन ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है और कौन फंक्शन कम स्पीड से ग्रो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच इज़ इनपुटेड इन दैट फंक्शन। अब देखो ये जो हमारे पास ये जो मैंने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट है कॉमन रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये जनरली हम इस तरह की रेट ऑफ ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। ये चार्ट सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा है और कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ छोटा है। तो स्टूडेंट्स को इस तरह के इश्यूज काफ़ी फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पर उनको ये समझ में नहीं आता कि सर अगर हमें 2 या 3 अलग अलग फंक्शंस दे दिए तो उन सभी फंक्शंस में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है और किस फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ कम है। तो ये जो इश्यूज हैं ये काफ़ी बार स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप कहीं पर आप लगाएंगे लॉगरिथम को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि 2 अगर फंक्शंस है दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है। उसके अलावा कई बार आप डिफ्रेंसिएशन की भी हेल्प ले सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके किसी फंक्शन को आप बता सकते हैं कि उसमें रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा है और उसका किसका कम है। एक्चुअली ये एक मैथमेटिक्स की तरह समझने की चीज़ है कि आप ऐसे क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व करें जो कि ये बता पाए कि अगर 2 फंक्शन है, दोनों में से बड़ा फंक्शन, दोनों में से कौन सा फंक्शन ज़्यादा स्पीड से या फिर ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। ये एक मैथमेटिक्स के समझने वाली चीज़ है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ एक्चुअल में है क्या, और आपको मैथमेटिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट्स पता है जैसे डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि लॉगरिथम्स कैसे वर्क करते हैं, लोग लेकर आप कैसे बता सकते हैं कि 2 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन बड़ा है, जो कि एक शॉर्टकट टेक्निक है, एक शॉर्टकट वे है। कई बार एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे 2 फंक्शंस को देखकर कि कौन सा फंक्शन बड़ा है, तो उस केस में आप एक शॉर्टकट टेक्निक यानी कि लॉगरिथम लेकर आप बता सकते हैं कि कौन सा दोनों में से फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है। उसके भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। पहला मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपको ये समझाना कि रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, फिर रेट ऑफ ग्रोथ निकालते कैसे हैं, जो हमारे पास प्रॉपर जो टेक्निक है, प्रॉपर एक मेथड है, वो कैसे यूज़ करते हैं। और जब आपको एक प्रॉपर मेथड यूज़ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मेथड समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर मेथड के अंदर ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आपको अच्छे से पता है कि हर चीज़ काम कैसे कर रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि
इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम करते हैं, आप शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, जहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, विदिन 10 सेकंड्स आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता तो उसमें आप बहुत लंबे टाइम तक अटके रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये कॉमन रेट ऑफ ग्रोथ है, जो सबसे पहले जो दिखा रहा है 2⁻n, इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n फैक्टोरियल से काफी बड़ा है। तो n फैक्टोरियल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इससे छोटा है। n फैक्टोरियल से छोटा है हमारे पास 4⁻n, उससे छोटा होता है हमारे पास 2⁻n, यानी कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ इसके रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। ऐसे ही 2⁻n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n फैक्टोरियल से कम है, यानी कि n फैक्टोरियल का रेट ऑफ ग्रोथ 2⁻n से काफी ज्यादा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ लेटर से 3⁻n, तो 3⁻n का रेट ऑफ ग्रोथ 2⁻n से ज़्यादा होगा। ऐसे ही 5⁻n का रेट ऑफ ग्रोथ 4⁻n से ज़्यादा होगा। ऐसे ही 50⁻n का रेट ऑफ ग्रोथ इनसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से किसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, वो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। अब अगर मैं n स्क्वायर लिखता हूँ तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफ़ी मिस्टेक करते हैं। n स्क्वायर का रेट ऑफ ग्रोथ 2⁻n से कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास n log n और साथ साथ में log n फैक्टोरियल। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो n log n का और log n फैक्टोरियल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो वेरी सिमिलर है, वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। इसको आप कह सकते हो हल्का सा स्लाइटली इसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू log n फैक्टोरियल। ये हमने इसको इस तरीके से कैसे लिखा है, जब मैं आपको लॉगरिथम की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हम जनरली मेजर करते हैं, हम जनरली शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग कई बार निकालते हैं कि जो log n फैक्टोरियल का रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारे पास n log n से काफ़ी हद तक इक्वल है। बिकॉज जो n फैक्टोरियल है उस नंबर को हम रेट ऑफ ग्रोथ की हेल्प से हम उसको n⁻n के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे होता क्या है। जैसे कि ये हमारे पास n फैक्टोरियल है, जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो हम इसको ऑर्डर ऑफ n⁻n लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको n⁻n कह सकते हैं तो आप इसी तरीके से n log n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log n फैक्टोरियल के इक्वल के आसपास समझ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log n फैक्टोरियल से कम होता है। उसी तरीके से n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n log n से कम होता है। फिर हमारे पास 2⁻log n। अब ये जो 2⁻log n है इसका रेट ऑफ ग्रोथ n से छोटा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2⁻log n है और यहाँ पर 2⁻n है, तो कभी आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिकॉज जो अगर इस तरीके से अगर आप कई बार कहेंगे, कई बार एग्जांपल्स में ऐसा आपको लगेगा कि हमारे पास जो n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इससे कम होना चाहिए, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा कि 2⁻log n का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ऑर्डर ऑफ n से भी कम है। फिर हमारे पास आता है log स्क्वायर n, और फिर उससे कम रेट ऑफ ग्रोथ होता है हमारे पास √log n, √log n, और उससे कम रेट ऑफ ग्रोथ होता है हमारे पास log n, और जो सबसे कम रेट ऑफ ग्रोथ होता है हमारे पास वो है ऑर्डर ऑफ 1। अब ध्यान दीजिए जब मैं लिखता हूं log of log n, इट कैन नॉट बी रिटन एज log स्क्वायर n। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को करते हैं कि log of log n को log स्क्वायर n के इक्वल एज्यूम करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में स्पेशली इस तरह की मिस्टेक्स वो बहुत ज़्यादा करते हैं, इस तरह की मिस्टेक्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है। जनरली जब मैं log स्क्वायर n कहता हूँ इसका मतलब क्या है, इट इज़ log n मल्टीप्लाइड बाय log n, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज log स्क्वायर n। लेकिन जब मैं log of log n कहता हूँ इसका मतलब क्या है कि आप log n निकालिए और फिर उसका log लीजिए, दैट इज़ log of log n। तो इसी वजह से log of log n और log स्क्वायर n में डिफरेंस है। और काफ़ी बच्चे माइंडेड ड्यूरिंग क्लासरूम जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो 60% क्लास के जो बच्चे हैं वो log of log n और log स्क्वायर n का मीनिंग ही नहीं समझ पाते, वो इनका डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। और ये फेलियर जो है ये हमारे आई डोंट नो किसका फेलियर है, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर आप log स्क्वायर n और log of log n का आपको मीनिंग यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इनके बीच में डिफरेंस है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 लिखता हूं इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जहां पर भी मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ log n इसको हम बोलेंगे लोगैरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ n इसको हम बोलेंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
अगर मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ n log n, इसको हम बोलेंगे लीनियर लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जब मैं बोलूँगा ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चाहे वो हमारे पास 2 raised to power n हो, चाहे वो 3 raised to power n हो, 4 raised to power n हो, 5 raised to power n हो, या फिर अगर हमारे पास है n into 2 raised to power n, तो n into 2 raised to power n को भी हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही मेजर करते हैं, बिकॉज ये जो 2 raised to power n टर्म है वो n से काफ़ी बड़ी है। जनरली वाई वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल, वाई वी डोंट कॉल इट एज लीनियर एक्सपोनेंशियल, बिकॉज देखिए आप अगर एक कार को बाय करेंगे और एक बाइसिकल को बाय करेंगे, तो जब आपसे टोटल कॉस्ट पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे कि जी सर कार की कॉस्ट, जैसे कि अगर आपने कार बाय की है 10 lakhs में और बाइसिकल बाय की है 2000 में, तो जब कोई अगर आपसे पूछता है कि आपने कितने का बाय किया दोनों, तो आप बोलोगे 10 lakhs। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो n है और 2 raised to power n है, इसमें 2 raised to power n की जो टर्म है वो n से बहुत बड़ी है। इसी वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस टर्म को जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ ए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ध्यान दीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम के जहाँ पर हमें इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इन एल्गोरिथम से हम किस तरह से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये अगर आप कुछ एल्गोरिथम्स देखते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है एल्गोरिथम्स का जिनकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में आप किसी लिंक लिस्ट के अंदर फ्रंट में अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना है, तो फ्रंट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए वी हैव कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, अगर आपके पास एक सॉर्टेड अरे है, सॉर्टेड अरे के अंदर आपको कोई एलिमेंट को सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए आप उस सॉर्टेड अरे में बाइनरी सर्च लगाएंगे, और जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारी log n। जनरली इट इज़ log n base 2, लेकिन log n base 2 के अंदर हम सिर्फ को log n ही बोलते हैं। मैं रीज़न बताऊंगा कि हम उसको base 2 को क्यों इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, अगर आपके पास है फाइंडिंग एन एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड अरे, एक अनसॉर्टेड अरे के अंदर आप बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, एक अनसॉर्टेड अरे के अंदर आपको लीनियर सर्च ही लगाना पड़ेगा, और जो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ n। चौथा, अगर आपके पास कुछ अनसॉर्टेड डेटा है और आपको उसको सॉर्ट करना है, तो हमारे पास बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स एग्जिस्टिंग है, जैसे कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड सो मैनी अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स है, बकेट सॉर्ट, राइट। तो इतनी सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स है। इन सब टेक्निक्स में से जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट टेक्निक है उसके अंदर वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, तीनों केसेस पर मर्ज सॉर्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ n log n टाइम लेता है। फिर अब अगर आपके पास कोई ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ के अंदर बिटवीन टू नोड्स अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। तो वहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। फिर जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि दो मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज अ क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और उसके बाद जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है दैट इज टावर्स ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम, तो टावर्स ऑफ हेनॉय में हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। अब टावर्स ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम के आगे भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इवन टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम से ज़्यादा है, बट ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको भी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही कहते हैं, तो वो भी कही जाएगी एज ए एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ कि अगर आपके पास कुछ फंक्शंस गिवन हैं तो उन फंक्शंस को नोटेशंस में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर मैं आऊँगा प्रोग्राम्स में, जहाँ पर आपको बताऊँगा कि अगर आपको कुछ प्रोग्राम्स गिवन है, कुछ प्रोग्राम्स चाहे वो रिकर्सिव हो या फिर नॉन रिकर्सिव हो, तो उन प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपके साथ शॉर्टकट्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा।